इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आज के दौर में हर एक बंदा इंट्राडे ट्रेडर बनना चाह रहा है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे या बाकी चीज़ों पे, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन और नॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, बट वो काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए हैं। और एज ए इंट्राडे ट्रेडर्स आपको जब तक एक कंप्लीट रोड मैप ना मिल जाए, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका स्टेप बाय स्टेप आपको रोड मैप नहीं मिल जाता, तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आपका टाइम है, टाइम और पैसा दोनों ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेस्ट होने वाला है। तो आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें सीखनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहिए एज ए बिगनर, कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि एज ए इंट्राडे ट्रेडर बेसिक टू एडवांस आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, मेनली अगर ट्रेडिंग की फील्ड में अगर आप आ रहे हो तो ट्रेडिंग एग्जैक्टली है क्या। ट्रेडिंग सिंपल सा है कि आपको यहाँ पे पैसे से पैसा बनाना है। आपके पास स्किल है, ठीक है, आपके पास स्किल है, इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे आप मार्केट में रिस्क ले रहे हो। जो भी XYZ कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप पैसे से पैसा बना रहे हो, कम पे खरीद रहे हो, ज़्यादा पे बेच रहे हो, ज़्यादा पे बेच रहे हो, कम पे खरीद रहे हो। सिंपल सा क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग के फील्ड में आ रहे हो तो पैसे से पैसा बनाना है, और इसके लिए क्या है कि आपको रिस्क लेने आना चाहिए। आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि मार्केट में अगर आपको 2 रुपये कमाना है, 3 रुपये कमाना है, तो 1 रुपया आपको लॉस करने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हो तो ये फील्ड फिर आपके लिए नहीं है। ट्रेडिंग की शुरुआती होती है रिस्क से, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क आपके पास होना चाहिए, रिस्क एपेटाइट आपके पास होना चाहिए कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आपको रिस्क लेने में बिल्कुल भी नहीं झिझकना है। एक स्टॉप लॉस हिट हो जाने बाद रोना धोना नहीं करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसके बाद कि आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। मार्केट में आप आ रहे हो, किस एक्सपेक्टेशन से आ रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और क्या वो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रियलिस्टिक है भी कि नहीं है। अब आप 500, 5000, 10,000 का अकाउंट लेके आ रहे हो और ये यहाँ पे सोच रहे हैं कि इसको 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50,000 में 5,000 का अकाउंट बना दे रहा हूँ, तो ये बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही कम होता है ऐसा। अगर आपको स्किल के बेस पे, अगर आपको प्रोसेस के बेसिस पे इस 5,000 को, 500 को, 5,000 को और 10,000 को अगर आपको बहुत बड़े अमाउंट में फ्लिप करना है, तो आप सोच लो कितने ज़्यादा परसेंटेज के 100%, 1000% तक का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि मार्केट में इतना पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कम इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी है, आपके रूल रेगुलेशंस ब्रेक होंगे, आपके मनी मैनेजमेंट ब्रेक होंगे, तो वो एक्सपेक्टेशन आप मत लेके आओ, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो 5,000, 10,000 लेकर आओ और पहले बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक में आप छोटे छोटे रिस्क लो, छोटे छोटे प्रॉफिट्स करो। फिर जब आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, सारी चीज़ें सीख जाओ, उसके बाद फिर आपको बड़े कैपिटल से आओ, जिससे आप अपने जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं, बाकी चीज़ें हैं, आप उसे कवर अप कर पाओगे ट्रेडिंग से कमा के। तो ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपका एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि 5,000 का कैपिटल लाए, $500 का, $50 का, $100 का कैपिटल लाए, शाम के वक्त न्यूयॉर्क सेक्शन में एक न्यूज़ प्ले कर दिया तो आराम से अकाउंट डबल हो जाएगा। तो ये एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। 2-3 हज़ार का, 5,000 का कैपिटल आए, एक हीरो ट्रेड निफ्टी में खेल लिया तो अकाउंट डबल ट्रिपल हो गया। अगर हो भी जा रहा है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने ये जो पैसा कमाया है वो एक स्किल के दम पे नहीं कमाया है, वो रैंडमली आपने कमाया है। तो जितना रैंडमली ये पैसा आपके हाथ में आएगा उतना ईजिली वो आपके हाथ से चला भी जाएगा। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान देना, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन आपका क्लियर है कि एक्सपेक्टेशन आपका यही होना चाहिए कि अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो कम से कम 1 से 2 साल मिनिमम की मैं बात करूं, 1 से 2 साल आपको देना पड़ेगा मार्केट को समझने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ का क्लियर है कि अगर आपका मार्केट में आ रहे हो तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए सीखने पे। सीखने के बाद आपका आता है सर्वाइवल के फिर आपका फेज़ आता है कि आप वहाँ से मार्केट से कमाना शुरू करते हो। तो जो लोग भी ये बोले 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में आप ट्रेडर बन जाओगे, तो बेहतर है कि जितनी जल्दी हो जाएगा उस बंदे के पास से भाग जाओ। मिनिमम साल से 2 साल मिनिमम लगते हैं। तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। और इसके बाद सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं बात करूं, आपको इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन आना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मतलब कि आपको कौन से सेगमेंट में काम करना है। पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है FNO, ठीक है, FNO। फिर उसके बाद आता है कमोडिटी, उसके बाद आता है फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, ठीक है। तो इक्विटी सबसे बेस्ट है अगर आप बिगनर हो,
तो आपके जो भी नॉर्मल शेयर हैं निफ्टी 50 के, ठीक है, बाकी जो इंडेक्स के जो भी शेयर हैं, तो उसमें आपको नॉर्मल खरीद और बेच करना होता है। लो पे खरीदो, हाई पे बेचो, हाई पे खरीदो, लो पे बेचो, इतना क्लियर है। तो एज ए बिगनर आपको कभी भी स्टॉक्स में काम करना चाहिए, इक्विटी में काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या है कि रिस्क जो है आपका काफ़ी कम रहता है, ठीक है। रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड भी कम है। कभी कभी रिवॉर्ड आपको ज़्यादा मिल जाएगा, कभी कभी कम रहेगा, बट एज ए बिगनर ट्रेडर आपको हमेशा स्टॉक से शुरू करना चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये है कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा कि जो भी बंदा ट्रेडिंग कर रहा है एफएनओ को बिल्कुल अच्छे से जानता होगा। फ्यूचर्स में होते हैं, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जो मंथली वीकली होते हैं, वो एक्सपायर होते हैं। इसमें नॉर्मल आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं, उसमें डीके वगैरह नहीं होते, क्रिक्स वगैरह उतने नहीं होते। बट वहीं पे अगर ऑप्शंस की बात करो तो ऑप्शंस में बहुत सारे ग्रिक्स होते हैं और भी बहुत सारे उसमें टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो जुड़े होते हैं। तो अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान देना, ऑप्शंस का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो एज ए बिगनर, एज ए ट्रेडर, अगर आप डेली का मिनिमम 2000 का रिस्क ले सकते हो तो ही मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस करो। आपका टेक्निकल मजबूत है, आपका साइकोलॉजी मजबूत है, आपके इमोशंस मजबूत हैं, आपका कलेजा मजबूत है, तो ही इसमें ऑप्शंस में काम करो। क्योंकि इसमें जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी है, और जितना रिवॉर्ड है उसमें आपका स्ट्रेस भी उसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये मैं हर किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, ये बहुत ही कम किया जाता है। ऑप्शंस अगर आपको करना है तो हमेशा ऑप्शन नहीं किया जाता है, डेली आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कुछ दिन होते हैं जहाँ पे एक अच्छे रेंज वगैरह ब्रेकआउट्स होते हैं, वहाँ पे यार ऑप्शन करोगे तो वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो एज ए बिगनर आपको तो 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल तक तो ऑप्शंस को छूना ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, कॉमोडिटी। कॉमोडिटी में अपना क्या है, गोल्ड है, क्रूड है, ठीक है। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर आप बिगनर हो, ये सब गोल्ड हो गया, क्रूड हो गया, इसको बिल्कुल भी टच मत करो। सबसे पहले स्टॉक्स में आप काम करो लो रिस्क के साथ, उसके बाद आप फिर उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो कॉमोडिटी में गोल्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया, सिल्वर्स हो गए, ये सारी चीज़ें, नेचुरल गैसेस हैं, ये सारी चीज़ें अपना आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। फॉरेक्स में क्या है कि अपने जो भी करेंसी पेयर्स होते हैं यूएसडी से रिलेटेड और बाकी से रिलेटेड, तो उसमें आप करेंसी को खरीद और बेच करते हैं। तो वो क्या है कि इंडियन मार्केट में एज ए इंडियन ट्रेडर आपको क्या है कि ये कम्प्लीटली लीगल नहीं है और ये रेगुलेटेड नहीं है। अगर इसको ट्रेड करना है तो बेटर है कि आप फंडेड अकाउंट से यहाँ पे ट्रेड करो। तो एज ए बिगनर अभी आपको इन सब चीज़ों में नहीं जाना, क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स में नहीं जाना, आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए इक्विटी पे। तो इतना क्लियर हो गया कि एज ए बिगनर ट्रेडर आपका फोकस होना चाहिए इक्विटी पे, जो भी स्टॉक्स हैं उसको खरीद बेच पे आपका फोकस होना चाहिए, उसमें ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए आपको दिन भर मार्केट में बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको सेशन अपना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या कौन सा सेशन है जहाँ पे वॉल्यूम अच्छे होते हैं। सबसे अच्छे जो वॉल्यूम होते हैं, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर जो मिलता है वो आपको मार्केट में 12:30 के बाद मिलता है, ठीक है। 12:30 से लेकर 3:30 तक आपको मिलता है अगर आपको इंडियन मार्केट करना है तो बिगनर के लिए मैं ये बोलूँगा कि वो इंडियन मार्केट ही ट्रेड करे, स्टॉक्स वगैरह में काम करे 12:30 के बाद। और अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस आ गया है, टेक्निकल्स की समझ आ गई, तो आप फॉरेक्स करना चाह रहे हो तो फॉरेक्स में 3 सेशंस होते हैं, 3-4 सेशंस ऐसे होते हैं जिसमें दो सेशंस होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, अपना लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। तो लंदन सेशन अपना 12:30-1:30 के अराउंड ओपन होता है और न्यूयॉर्क सेशन अपना 6 PM से 7 PM के अराउंड अपना ओपन होता है। तो जो न्यूयॉर्क सेशन होता है वो सबसे परफेक्ट सेशन है, जो भी जॉब है, बिजनेस है या फिर दिन में कहीं वो बिजी होते हैं तो शाम को 2 घंटे न्यूयॉर्क सेशन में 6-7 बजे बैठ के अपना 2-2.5 घंटे ट्रेड कर लेंगे, एक आध 2 सेटअप मिल जाएगा। बट ये उसके लिए है जो जिसको ट्रेडिंग आती है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको सिंपल सा स्टॉक मार्केट में काम करना है और इंडियन मार्केट में काम करना है, 12:30 के बाद ही आप ट्रेड करो। इसमें ना वॉलेटिलिटी, इसमें ना आपको मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा और प्राइस एक्शन भी ठीक ठाक यहाँ पे बनते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, फिर आपका सेशंस क्या होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर होने के बाद आपका आता है ट्रेडिंग स्टाइल। ट्रेडिंग स्टाइल में क्या है कि आपको एज ए इंट्राडे ट्रेडर 2 टाइप की आप ट्रेडिंग कर सकते हो। या तो आप नॉर्मल डे ट्रेडिंग करो अपना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जो भी है अपना खरीद बेच करना है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक आप अपना ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, दिन भर होल्ड कर सकते हो, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग की कैटेगरी में आएगा। और दूसरा क्या है, स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग में क्या है कि 1 मिनट से लेके
आप 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक अपने ट्रेड को होल्ड करते हो तो वो आप स्कैल्पर की कैटेगरी में आते हो। तो अभी के टाइम पे क्या है कि हर एक नया बंदा जो भी मार्केट में आए हुए 2-4 दिन भी नहीं हुए, वो स्कैल्पर बनने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं वो ये चीज़ भूल जा रहा है कि स्कैल्पिंग बनने के लिए आपके इमोशंस, आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस, आपका मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग और ओवर ट्रेडिंग के बीच काफ़ी थिन लाइन होती है। ठीक है, तो ये नए बंदों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इंडियन मार्केट में आ रहे हो तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए, जिसमें आप 5 मिनट से लेके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो। 30 मिनट भी चलेगा, बट 5 एंड 15 मिनट के कॉम्बिनेशन से काम कर सकते हो। और एनालिसिस के लिए 30 मिनट से लेके 1 डे टाइम फ्रेम तक पे काम कर सकते हो। अगर स्कैल्पिंग करते हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, तो आपको मालूम है 1 मिनट से लेके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो बिगिनर के लिए 5 मिनट वाला इंट्राडे टाइम फ्रेम सही है, और स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट से लेके 5 मिनट के लिए टाइम फ्रेम सही है। बट स्कैल्पिंग में रिस्क ज़्यादा है और इंट्राडे में रिस्क कम है कंपेयर टू स्कैल्पिंग। उसके बाद क्या है, इतना क्लियर हो गया कि आपको बनना क्या है। तो आपको नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडर बनना है अगर बिगनर हो। उसके बाद फिर जब आप एक्सपीरियंस हो जाओ तो आप फिर अपना काम कर सकते हो स्कैल्पिंग पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आपको सीखना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले क्या है कि मार्केट का ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, जिसमें प्राइस जो है ऊपर की ओर जाता है हाई हाई लो लगाते हुए। एक होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें प्राइस जो है नीचे की ओर आता है लोअर हाई लोअर लो लगाते हुए। और एक होता है साइडवेज कंसोलिडेशन, इसमें प्राइस कहीं नहीं जाता है और एक फेज़ में घूमता रहता है। किसी भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद या किसी भी बड़े मूव के बाद एक कंसोलिडेशन वाला फेज़ होना चाहिए, जिसके बाद रिवर्सल हम लोग को देखने को मिले, या फिर एक कंसोलिडेशन वाला फेज़ मिलना चाहिए जिसके बाद हम लोग को फिर से एक नया मूव हम लोग को देखने को मिले। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ट्रेंड आपको सीखना है तो आप कहीं से भी आप सीख सकते हो, या फिर आने वाले टाइम पे मैं इस पर एक वीडियो भी बना के डाल दूंगा। मार्केट स्ट्रक्चर का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, उस पर जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रक्चर को मार्किंग करते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको आना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मेनली यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है। किसी भी लेवल से अगर प्राइस जो है टैप होने के बाद वहाँ से ड्रास्टिकली नीचे या ड्रास्टिकली ऊपर की ओर फॉल करता है, यहाँ से कोई भी रिएक्शन देता है, वो एज ए रेजिस्टेंस या फिर एज ए सपोर्ट काम करता है। अगर वो उस पॉइंट को टैप करके नीचे की ओर आता है तो वो आपका रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है। अगर वो उस पॉइंट को टैप करके ऊपर की ओर जाता है तो वो आपका सपोर्ट बन चुका है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं, आप एज ए रिवर्सल ट्रेड भी यूज़ कर सकते हो। अगर सपोर्ट पे टैप करता है तो वहाँ से आप रिवर्सल भी यूज़ कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे टैप करता है तो वहाँ से रिवर्सल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे आप ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हो, या फिर किसी भी सपोर्ट को अगर वो ब्रेकडाउन भी देता है तो वहाँ पे आप ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक रिवर्सल और एक ब्रेकडाउन्स। तो ये जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ होता है। आने वाले टाइम पे इसमें मैं वीडियो बना दूंगा। ऐसे मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने बना के डाली है, मेरे चैनल में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके बाद आता है सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड भी इसका मिलता ही जुलता एक रूप है, बट वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा डिटेलिंग रहता है, थोड़ा सा एक्यूरेसी इससे ज़्यादा हाई रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को ज़्यादातर टाइम रिवर्सल ट्रेड्स हम लोग को मिलते हैं। जब भी प्राइस एक इम्पल्सिव मूव के बाद कुछ इंडिसीजन कैंडल्स को बनाने के बाद या फिर कुछ रिजेक्शन कैंडल को बनाने के बाद उसके अपोजिट मूव करता है, वो एज ए सप्लाई की तरह काम करता है। और कोई भी प्राइस अगर एक इम्पल्सिव डाउन साइड की मूव करने के बाद कुछ इंडिसीजन कैंडल्स को बनाता है, कुछ रिजेक्शन कैंडल को बनाते हुए फिर से एक इम्पल्सिव मूव करता है, तो उसको हम लोग डिमांड करते हैं। ठीक है, तो सप्लाई एंड डिमांड भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रैली बेस रैली, या फिर रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, तो इसमें अप ट्रेंड में क्या है कि प्राइस जो है एक मूव करता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर से एक मूव करता है, इसको रैली बेस रैली कहते हैं।
फिर एक क्या होता है कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में एक अप मूव करता है, फिर थोड़ा देर कंसोलिडेशन करता है, फिर वहाँ से प्राइस जो है गिर जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैली, बेस एंड ड्रॉप। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सप्लाई एंड डिमांड पे भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। और ठीक इसका अपोजिट भी होता है कि ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है नीचे फॉल करता है, फिर थोड़ा देर कंसोलिडेशन करता है, फिर एक फॉल करता है। इसी तरीके से होता है ड्रॉप, बेस, रैली। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस नीचे की ओर ड्रॉप होता है फास्ट, और उसके बाद बेस बनाता है, बेस बना के फिर अपसाइड की ओर इम्पल्सिव मूव करता है। तो ये रिवर्सल सेटअप्स यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, ड्रॉप बेस रैली या फिर रैली बेस ड्रॉप में। और कंटिन्यूएशन सेटअप हम लोग को तब मिलते हैं, ट्रेंड के डायरेक्शन सेटअप कब मिलते हैं, जब प्राइस ड्रॉप, बेस ड्रॉप करता है और रैली, बेस रैली करता है। तो इतना क्लियर हो गया। ये सप्लाई एंड डिमांड पे भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, उसको आप देख लोगे, उस पर स्ट्रैटेजीज वगैरह भी काफ़ी हैं, तो उसको देख लोगे आप तो समझ में आ जाएगा फिर, या फिर आप कहीं और से भी देख के सीख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है आपका प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में सबसे पहले क्या है कि आपको कैंडल स्टिक को समझने आना चाहिए, साथ में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड को कंबाइन करके। कैंडल स्टिक्स में क्या है कि मार्केट में बहुत सारे कैंडल्स हैं, हर एक कैंडल स्टिक को आपको नहीं समझना है। 3 कैंडल स्टिक हैं जो आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले एक होता है मोमेंटम कैंडल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर ये बुलिश है तो प्राइस अपने लो पे ओपन होगा और अपने हाई के पास जाके ये क्लोज होगा। तो इसको आप बुलिश माराबुजू भी बोल सकते हो या फिर बुलिश मोमेंटम भी बोल सकते हो। सेम इसका अपोजिट एक डाउन ट्रेंड में भी एक निगेटिव कैंडल होता है जो अपने हाई के पास ओपन होता है और अपने लो के पास जाके क्लोज होता है। तो ये क्या होता है, बियरिश माराबुजू कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद एक कैंडल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल क्या है कि प्राइस जो है जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से अपने हाई या लो को लगाता है और फिर जहाँ से ओपन हुआ उसी जगह पे जाके क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, काफ़ी छोटी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो और यहाँ पे मार्केट का जो डायरेक्शन है, कैंडल का डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो पाता है। ये न्यूट्रल कैंडल भी हम लोग बोलते हैं, इनडिसीजन कैंडल भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल वन ऑफ माय फेवरेट कैंडल है, इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता। जो लोग भी मेरे लाइव सेशंस को देखते हैं, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को देखें, उन लोगों को मालूम हुआ कि सबसे ज़्यादा मैं रिजेक्शन कैंडल ही यूज़ करता हूँ। तो रिजेक्शन कैंडल भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है बॉटम वीक रिजेक्शन कैंडल। ठीक है, तो ये जो बॉटम वीक रिजेक्शन कैंडल, इसमें क्या होता है कि बॉटम में जो वीक लगती है वो काफ़ी बड़ी होती है, बॉडी जो है काफ़ी छोटा होता है। तो इसमें बुलिश भी होते हैं, बियरिश भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर बुलिश ये रिजेक्शन कैंडल है तो प्राइस जहाँ से ओपन हुआ अपने हाई के आसपास जाता है, बट उससे पहले ये अपने लो को भी इसने टैप करने के लिए जाता है। तो ये जो बॉडी के वीक जितना नीचे जाता है और जाके जहाँ पे जितना ऊपर क्लोज होगा, इस कैंडल का स्ट्रेंथ भी उतना हाई होता है। तो ये एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल है। सेम एक बियरिश रिजेक्शन कैंडल का भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है जहाँ से ओपन होता है एक हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद फिर से आके अपने लो के आसपास ओपनिंग के भी नीचे जाके क्लोज कर देता है। तो ये जो है एक बियरिश रिजेक्शन कैंडल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो रिजेक्शन कैंडल्स हैं, इसमें ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि इसके बॉडी का कलर क्या है, इसका रिजेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि इन तीनों कैंडल, मोमेंटम कैंडल, इनडिसीजन कैंडल और रिजेक्शन कैंडल, इन तीनों का यूज़ कहाँ पे होता है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना चाहिए मोमेंटम कैंडल पे, कि जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दे तो उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आप वहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, इनडिसीजन कैंडल का यूज़ कहाँ पे होता है, जब भी प्राइस किसी लेवल से ड्रॉप होने के बाद, नीचे गिरने के बाद, अगर किसी सपोर्ट के एरिया पे प्राइस जो है इस तरीके का इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन बना रहा है जहाँ पे आपको डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पिछला ट्रेंड निगेटिव था, तो अब यहाँ पे इनडिसीजन है, बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चली, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से हम लोग को एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस के केस में भी ऐसे ही कि मान लीजिए किसी रेजिस्टेंस के पास प्राइस जो है यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है, तो अब क्या है कि प्राइस एक अच्छा खासा अप मूव किया, उसके बाद रेजिस्टेंस को टैप करने के बाद वहाँ से क्या है ये प्राइस इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि प्राइस यहाँ से फिर से हम लोग को फॉल करता हुआ
दिख सकता है, यहाँ से एक रिवर्सल हम लोग को दिख सकता है। अब आता है रिजेक्शन कैंडल। तो रिजेक्शन कैंडल वन ऑफ माय फेवरेट कैंडल है। इसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम लोग प्री ब्रेकआउट सेटअप्स में भी यूज़ करते हैं। अगर आप स्कैल्पर हो तो ये रिजेक्शन कैंडल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी रेजिस्टेंस के बाद प्राइस जो है अगर कंसोलिडेशन वगैरह करता है, मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स का फॉर्मेशन वहाँ पे करता है, तो वहाँ पे आपको ब्रेकआउट्स वगैरह के ट्रेड बहुत ईजिली मिलती हैं। तो ये काफ़ी एग्रेसिव एंट्री स्टाइल है। इसको आप इनिशियल फेज में पहले अवॉइड करना। आप सबसे पहले फोकस करना है कि प्राइस अगर ड्रॉप होने के बाद किसी भी सपोर्ट लेवल पे अगर रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी उस कैंडल के हाई पे आप एंट्री ले सकते हो। नहीं तो एक बुलिश मारा बुजू कैंडल, कुछ इस तरीके का मोमेंटम कैंडल और बन जाने दो, फिर उस मोमेंटम कैंडल के हाई पे एंट्री ले सकते हो। तो ये दोनों कैंडल का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है। या फिर ये सपोर्ट एरिया के पास भी अगर एक इंडिसीजन कैंडल साथ में मोमेंटम कैंडल बना देता है, तो भी ये काफ़ी परफेक्टली काम करता है। सीधा इसका सेम उल्टा भी अगर आप रेजिस्टेंस पे किसी रेजिस्टेंस पे टैप होने के बाद कोई ऐसा रिजेक्शन कैंडल बनाता है, उसके बाद मोमेंटम कैंडल बनाता है, तो इसको कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हो। या फिर थोड़ा एग्रेसिव आप अगर तो ये रिजेक्शन कैंडल के ही लो पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि मोस्टली जो है रिवर्सल पे आप रिजेक्शन कैंडल्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर ब्रेकआउट्स वगैरह पे आप यूज़ कर सकते हो, प्री ब्रेकआउट्स पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर ब्रेकआउट की अगर हम लोग बात करते हैं, किसी के रेजिस्टेंस के पास जाकर कंसोलिडेशन करके अगर कैंडल रिजेक्शन के साथ क्लोज भी दे दिया, तो भी उसके हाई पे आप एंट्री ले सकते हो, या फिर रिजेक्शन के दौरान ही यहाँ पे ले सकते हो। तो रिजेक्शन के दौरान वाला जो एंट्री क्राइटेरिया वो थोड़ा रिस्की होता है। आप क्लोजिंग पे लोगे तो थोड़ा सा सेफ यहाँ पे रहता है। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि अगर आप स्कैल्पिंग कर लो, मेनली ये जो रिजेक्शन एंट्री जो हम लोग लेते हैं ब्रेकआउट्स वगैरह पे, तो वो स्कैल्पिंग पे लेते हैं। तो इनिशियल फेज में अवॉइड करो स्कैल्पिंग। आप ये वाले जो रिवर्सल वाले सेटअप्स हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करो। ये किसी सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों जगह पे ये परफेक्टली काम करता है। इवन कि ऑर्डर ब्लॉक, अगर आप एसएमसी ट्रेडर हो तो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह पे भी अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे काफ़ी परफेक्टली काम करता है। तो ठीक है, तो कैंडल स्टिक में केवल 3 कैंडल स्टिक आपको सीखना है: मोमेंटम, इंडिसीजन, रिजेक्शन। ठीक है, इतना काफ़ी है कैंडल स्टिक में। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। ठीक है, कि आपको कैंडल स्टिक वाला पार्ट जो है क्लियर हो गया। तो अब उसके बाद क्या आता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा एडवांस की ओर आपको जाना होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिए हो, थोड़ा और एडवांस आप जाना चाहते हो तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लो। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या है कि आपको स्ट्रक्चर सीखना होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दी है। स्ट्रक्चर के बाद आ जाता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक आपको सीखना होगा कि ऑर्डर ब्लॉक पे भी मैंने एक वीडियो बना के डाली है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, लिक्विडिटी। ठीक है, ये 3 ऐसे पार्ट हैं एसएमसी के, इसको आप कंप्लीटली सीख जाओ। एसएमसी इतना ही काफ़ी है, बट और भी एडवांस में जाना चाहोगे तो जा सकते हो, बट मैं यही सजेशन दूंगा कि आपको स्ट्रक्चर सीखना है। इसमें प्राइस जो है हायर लो लगाता है, लोअर लो लोअर हाई लगाता है, बट इसको अगर यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो बेटर है कि आप मेरा एसएमसी वाला जो स्ट्रक्चर का बेसिक वाला वीडियो है वो भी देख लो, और जो एडवांस वाला है वो भी देख लो। ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने एक वीडियो बना के डाला है, उसको भी आप देख लो। वहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएगी। लिक्विडिटी पे भी मैंने वीडियो बना के काफ़ी डिटेल में डाला है, जो पैड कोर्सेज में भी कोई नहीं बताएगा, तो उसको देख लो। वहाँ पे आपका लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब क्या है कि अब आपको क्या है कि अब आपको टाइम फ्रेम जो है ये मैंने बता दिया। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक आप टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो 5 मिनट से लेके आप 15 मिनट 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं टेक्निकल के बाद। अब क्या है कि अभी आपका आता है मनी मैनेजमेंट। अभी आपको ट्रेडिंग डायरेक्टली नहीं करने लगना है, अभी आपको मनी मैनेजमेंट भी सीखना है। मनी मैनेजमेंट में सिंपल सा है, आपका जो भी कैपिटल है मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, स्टार्टिंग आप 10,000 20,000 से ही करना। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि 10,000 से आप कमा के इसको 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख बना लोगे, अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर लोगे। ये लर्निंग के लिए ही रखना। 10,000 जो है आप ये समझो कि आप लर्निंग के लिए इसको लेके आए हो, यहाँ से एक्सपेक्टेशन मत रखना। ठीक है, अब इस जो भी 10,000 15,000 जो भी रखे, इसमें आपका होना चाहिए पर डे का रिस्क। आपको पर डे कितना रिस्क लेना है, पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है। ठीक है, पर ट्रेड आपको कितना रिस्क लेना है,
और ये जो रिस्क आप ले रहे हो क्या ये आपके लिए सूटेबल है? ठीक है, किसी के लिए 500 रुपया सूटेबल है, किसी के लिए 50,000 सूटेबल है, बट ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं। तो हम लोग के लिए क्या है, इनिशियल फेज़ में मैंने भी 500, 200, 300, 400 के रिस्क से ट्रेडिंग शुरू की। ठीक है, तो ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो आपका अपना रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए कि आप डेली के 500 रिस्क ले सकते हो, 1000 रिस्क ले सकते हो, 2000 डेली का रिस्क ले सकते हो। फिर आप यहाँ पे अपना बाकी चीज़ें आप कैलकुलेट करके चल सकते हो कि आपको पर डे कितना रिस्क लेना होगा, पर ट्रेड रिस्क कितना लेना होगा, और क्वांटिटी आपकी कितनी होनी चाहिए। तो जैसे ही आपका पर डे का रिस्क, पर ट्रेड का रिस्क निकल आएगा, आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन करोगे तो ये आप फॉलो कर नहीं पाओगे। तो ये चीज़ का ध्यान देना, फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको नहीं करना है, आपको सिंपल सा करना है, इक्विटी में काम करना है, स्टॉक्स में काम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान देना। अब ये सारी चीज़ें हो गई, अब थोड़ा सा और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका ट्रेडिंग प्लान निकल के आता है कि आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है। पर डे आपको डेली किस तरीके से अपने ट्रेड्स वगैरह को, अपने ट्रेडिंग जो भी एक्टिविटी है उसको किस तरीके से रखना है। क्योंकि मेरा यही मानना है कि आपको, अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो या फिर फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हो या क्रिप्टो में काम कर रहे हो, आपको 2 से 3 घंटा डेली काफ़ी है। ठीक है, 2 से 3 घंटा डेली काफ़ी है, 1-2 सेटअप मिल ही जाते हैं, ये चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, तो अभी क्या है कि ट्रेडिंग प्लान में आपका क्या होगा, स्टॉक्स में काम करना है एज ए बिगनर, तो आपके पास होना चाहिए एक वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आप क्या है कि आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ICT, प्राइस सेक्शन, सप्लाई डिमांड, जो भी आप यूज़ करते हो, ब्रेकआउट टू ब्रेकडाउन, जो भी सेटअप आप यूज़ करते हो, तो उसके बेसिस पे आपको देखना है कि आने वाले टाइम पे, यानी कि आपको पहले से प्रिपेयर हो जाना है। स्टॉक्स में आप काम कर रहे हो तो आपका वॉच लिस्ट पहले से रेडी होना चाहिए कि आज कल मुझे कौन सा स्टॉक्स में काम करना चाहिए। तो उसको आपको स्टॉक सिलेक्शन आना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई है, उसको आप देख लेना। तो सबसे पहले वॉच लिस्ट क्रिएट करना है, वॉच लिस्ट के लिए स्टॉक सिलेक्शन आना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई है, उसको देख लेना किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन भी कई तरीके से की जाती है। सबसे पहले क्या होता है कि डेली क्लोजिंग के बेसिस पे की जाती है कि अगर मान लिया प्राइस जो है रेंज बनाया हुआ है, कोई स्टॉक्स रेंज बनाया हुआ है और फिर उसने रेंज का ब्रेकआउट दिया हुआ है, एक बुलिश डेली कैंडल का क्लोजिंग दिया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट दिन ही हम लोग को बुलिश देखने को, कैंडल देखने को मिल सकता है। तो इसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाई, उसको आप जाके देख लो। और दूसरा तरीका ये है, सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे भी आप देख सकते हो, 30 मिनट का सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके, और 5 मिनट के बेसिस पे आप एंट्री उसमें ले सकते हो। तो ये थे वॉच लिस्ट वगैरह कि किस तरीके से आपको वॉच लिस्ट करना है, रेडी करना है। तो आपका स्टॉक सिलेक्शन पहले से रेडी होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो एक और तरीका है स्टॉक सिलेक्शन का कि आप अपना 1-2 ऐसे जो हाई वेटेज स्टॉक्स हैं उसको अपने वॉच लिस्ट में हमेशा के लिए रख सकते हो। जैसे कि मेरा क्या था कि मैंने 3 स्टॉक्स थे जिस पे मेरा ज़्यादा फोकस होता था। सबसे पहले रिलायंस, TCS और RBL, और बाद में मैं अडानी ग्रुप के जैसे एडियंट हो गया और अडानी पोर्ट हो गया, ये सब पे मैं फोकस करता था। बट क्या होता है ना कि एक टाइम पे 4-5 स्टॉक्स को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेनली अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो या फिर कोई और काम है, नॉर्मली भी क्या है कि आपको मल्टीपल स्क्रीन्स लगेंगी और उतना क्या है कि प्राइस के बिहेवियर को आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, कहना ईजी है 4-5 स्टॉक्स, बट ज़्यादा है कि बेहतर है कि किसी 2 स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करो जो भी अच्छे आपको दिखे। तो मेरा यही मानना है कि रिलायंस, TCS काफ़ी है, अगर नहीं तो रिलायंस और अडानी ग्रुप के कोई स्टॉक को ले लो। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी बेटर है। डेली कोई ना कोई सेटअप, अडानी ग्रुप या रिलायंस में तो डेली कोई ना कोई सेटअप मिल ही जाते हैं। तो इतना क्लियर है कि 2-3 आपका डेली का स्टॉक्स होना चाहिए, मैक्सिमम 2 स्टॉक्स ही होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का, वो होता है माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रेडर बनाएगी, या फिर जो भी आप काम करने जा रहे हैं उस काम में आपको आगे की ओर एक रास्ता बनेगा, आप उसमें तरक्की कर पाओगे। वो है माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है? ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए एज ए बिजनेस मैन। ठीक है, बिजनेस में क्या है कि डेली प्रॉफिट्स नहीं होंगे, कंसिस्टेंसी की जो आप लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी भी नंबर को, अगर मान लें आपने 1000 रुपये आज कमाए, 30 से डिवाइड कर उसको मल्टीप्लाई कर देते कि भाई अगर मैंने 1000 रुपये कमाए तो कल जो है
30 दिन में मैं इतना कमा लूँगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन मत करना कभी भी ट्रेडिंग के फील्ड में, ठीक है। कि आपका माइंडसेट बिजनेस वाला होना चाहिए कि आज में भी आपको प्रॉफिट ना मिले, कल प्रॉफिट ना मिले, परसों प्रॉफिट ना मिले, बट वीक में, महीने में 1-2 दिन काफ़ी रहता है एक ठीक ठाक पैसा बनाने के लिए, ठीक है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अगर आपको आज आपका सेटअप नहीं दिख रहा है, अगर आपको आज आपका स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा है, जो भी आपका लिमिटेड ट्रेड है 1-2-3 जो भी आप पर डे ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस लो, धीरे से सिस्टम बंद करो, बाकी जो काम करे उसमें बिजी हो जाओ, ठीक है। आज आपका सेटअप नहीं काम कर रहा, आज आपका दिन नहीं है, तो एज ए ट्रेडर आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको डेली प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागना है, प्राइस को चेस नहीं करना है कि मुझे सेटअप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ का आपका क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ट्रेड नहीं बना, कोई बात नहीं है, आज सेटअप नहीं मिला कोई बात नहीं है, कल भी सेटअप नहीं मिला कोई बात नहीं मिला, कोई बात नहीं है। हफ्ते में, महीने में 1-3 ऐसा आता है, 1-2 दिन ऐसा आता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, अपने सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको एग्जीक्यूट करना है। जो भी आप 2-3 दिन में पैसा नहीं बनाए, वो 1-2 दिन में आप पैसा बना लोगे। और जो भी आप लोग को, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि 15 मिनट में इतना पैसा बना लिया, 1 घंटे में मैं डेली इतना बना लेता हूँ, तो डेली इनकम जैसा कुछ नहीं होता है, हर चीज़ प्रोबेबिलिटी पे है। इसके लिए ही हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इस कोई भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसकी 50-50 प्रोबेबिलिटी है, या तो स्टॉप लॉस हिट करेगा या तो टारगेट हिट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो अगर टारगेट हिट कर रहा है, टारगेट की ओर जा रहा है, तो आप अपने टारगेट पे निकल जाओ, उसको ट्रेल करना चाह रहे हो ट्रेल करो। स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो आप स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी रहो, ठीक है। एज ए बिजनेस पर्सन, एज ए ट्रेडर, हम लोग को ये हो समझना चाहिए कि जो भी स्टॉप लॉसेज हैं वो हमारा एक्सपेंसेस की तरह काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि आपको इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जो भी रिस्क लिए है वो आपके रिस्क एपेटाइट से ज़्यादा है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अब आप क्या है, धीरे धीरे थोड़ा सा ट्रेडिंग, एक्चुअल में ट्रेडिंग करने के लिए धीरे धीरे आप कैपेबल हो रहे हो, धीरे धीरे आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी, इतना समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। माइंडसेट क्लियर हो गया। माइंडसेट के बाद अब क्या है कि एक होता है इमोशन, ठीक है। तो इमोशन में क्या है कि किस किस तरीके के इमोशंस आते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इमोशन में मेनली ट्रेडिंग में अगर आप आ रहे हो तो ट्रेडिंग में मेनली किस तरह के इमोशन होते हैं। सबसे पहले डर होता है, बट जो भी बंदा नया नया है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, ठीक है। जो भी नया बंदा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, यही इसकी लंका लगाता है। तो एक्साइटमेंट आपका नहीं होना चाहिए एज ए ट्रेडर। ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म में काफ़ी बोरिंग बिजनेस है, काफ़ी बोरिंग काम है। इसमें आपकी सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि आप अपने सिस्टम से मतलब रखते हो, अपने आप से मतलब रखते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉइज़ में रहोगे, इधर उधर घूमोगे फिरोगे इनिशियल फेज़ में, तो आप कंसंट्रेट नहीं हो पाओगे। तो थोड़ा सा क्या आपको एक्साइटमेंट अपना कम करना पड़ेगा और आपको थोड़ा अपने आप में रहना पड़ेगा, ठीक है। अपने सिस्टम से थोड़ा सा लर्निंग फेज़ में आपको थोड़ा सा चार्ट्स वगैरह ज़्यादा देखने पड़ेंगे। ट्रेडिंग करना एक अलग चीज़ है, ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर होना एक अलग चीज़ होगी, ठीक है। तो इनिशियल फेज़ में जब मैंने ट्रेडिंग सीखी है, मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम देता था, दिन रात उसमें ही लगा रहता था। बट जब मैंने ट्रेडिंग सीख ली उसके बाद जब मैं ट्रेडिंग करना शुरू किया तो मेरे लिए 2 से 3 घंटे ही काफ़ी रहते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो जब आप ट्रेडिंग सीखते हो तो वहाँ पे आपकी जो सोशल लाइफ है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं उनके बीच आपका उठना बैठना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एज ए ट्रेडर आपके माइंड पे कई तरीके के स्ट्रेस आते हैं। तो सोशल इश्यूज़ भी बहुत सारे वहाँ पे होते हैं कि भाई कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, कुछ लोग आपको डिस्करेज करेंगे। तो वो चीज़ें आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आज आपको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप आज आपको डिस्करेज करेंगे। जिस दिन आप पैसा बनाने लगोगे वही आदमी आपको फॉलो करेगा जो कल आपको डिस्करेज कर रहा था, क्रिटिसाइज़ कर रहा था। बट आपको अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, ये चीज़ का ध्यान देना कि क्या आप अपने जो प्रोसेस बनाए उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो बात चल रही थी इमोशन की। तो इमोशन में क्या था, एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद इमोशन क्या आता है, एक्साइटमेंट के बाद फोमो। ये काफ़ी कॉमन इमोशन है, फोमो आपको बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कि जब भी प्राइस थोड़ा सा भी मूव करता है तो ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि ये प्राइस हमारे हाथ से निकल जाएगा, किसी भी रैंडम प्राइस पे लेने के लिए रेडी होता है। तो उस तरीके से नहीं होता है। आपका अपना सिस्टम जब फॉलो होगा, मल्टीपल रीजंस होंगे,
आपका सेटअप वहाँ पे बनना चाहिए, जो भी प्राइस एक्शन से रिलेटेड है, ब्रेकआउट है, ऑर्डर ब्लॉक है, वो सारी चीज़ें अगर फॉलो हो रही हैं, आपके रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो ही आप ट्रेड लो, नहीं तो मत लो। फिर वो आप नहीं तो फिर उसका मतलब ये कि आप फोमो के शिकार हो। उसके बाद क्या आता है कि डर में क्या होता है, दो तरीके का डर होता है कि या तो आप ट्रेड लेने से डरोगे, ठीक है, या तो आप ट्रेड लेने से डरोगे। ये वाला डर कब आता है, जब आप 2-3-4 महीने ट्रेड लेते हो, आपके स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होते हैं, थोड़े से ड्रॉ डाउन में चले जाते हो, लॉसेस वगैरह होते हैं, तो आप क्या होगा कि ट्रेड लेने से डरोगे। और उससे पहले क्या होता है, इनिशियल फेज़ में जब बंदा शुरू में ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट जाने का डर। तो अगर आपने टारगेट सेट किया है, मान लिया आपने 5 रुपये का रिस्क रखा है, 10 रुपये का टारगेट है, तो आपको 10 पे ही निकलना है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स को ये लगता है कि भाई ये प्रॉफिट हाथ से निकल ना जाए। तो मान लिया 5 रुपये का आपने रिस्क लिया, 2 रुपये पे ही प्रॉफिट पे निकल गए, 5 रुपये के प्रॉफिट पे निकल गए, तो वहाँ पे क्या होगा कि सिंपल सा है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ख़राब होगा। और ये आदत रहा तो फिर आप कभी भी एक तरीके से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो एक्साइटमेंट हो गया, फोमो हो गया, डर हो गया, ठीक है। उसके बाद गुस्सा भी आता है, ठीक है। काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट किया मार्केट, फिर आप ही के डायरेक्शन में चला गया, तो वहाँ पे गुस्सा भी आता है। और जब गुस्सा आता है तो वहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग भी करते हैं कि भाई ये मेरे को स्टॉप लॉस निकाल के चला गया, अब तो मैं एंट्री लूँगा, इसी से रिकवर करूँगा, या तो मेरा स्टॉप लॉस इसने हिट करा दिया, अब तो मैं इसी इंस्ट्रूमेंट से ही रिकवर करूँगा। टीसीएस में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं टीसीएस से ही अपना स्टॉप लॉस से रिकवर करूँगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, आपको इस चीज़ों को भी कंट्रोल करना होगा। आने वाले टाइम पे हम लोग इस पे और भी डिटेल वीडियो बनाएंगे इमोशंस पे। तो अपना एक्साइटमेंट हो गया, फोमो हो गया, डर हो गया, गुस्सा हो गया। उसके बाद आता है अपना रिग्रेट एक काफ़ी ऐसा इमोशन है। रिग्रेट, आप कितना भी प्रॉफिट कर लो आपको रिग्रेट रहेगा, काश थोड़ा देर और होल्ड कर लेता, काश थोड़ा देर और रुक गया रहता, काश थोड़ा सा पहले मैं इंटर कर गया होता। तो एज ए ट्रेडर हम लोग को बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं करना चाहिए। ये सारे इमोशन भी ज़रूरी हैं, बट उसको बैलेंस करने आना चाहिए। डर भी होना चाहिए, गुस्सा भी होना चाहिए, फोमो भी होना चाहिए, बट उसको बैलेंस वे में यूज़ करने आना चाहिए। तो रिग्रेट में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी अचीव करोगे, आप जो भी टारगेट्स आपको मिलेंगे उस पर आप खुश नहीं होगे, आपको हमेशा रिग्रेट बना रहेगा। तो एज ए ट्रेडर आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, आपके अंदर हमेशा रिग्रेट बनेगा। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा सा बैलेंस करने आना चाहिए कि भाई मैंने 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखा, मेरा 1:2 हिट हो गया, अब ये कहीं भी जाए कहीं भी आए हमसे उसको मतलब नहीं है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती जाती रहेंगी, इसका मतलब ये नहीं कि हम टॉप एंड बॉटम ही हम हमेशा पकड़े। जो हमारा टारगेट था वो मिल गया, अब बाकी वो कहीं जाए उससे हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ट्रेडिंग की ओर बढ़ेंगे। वॉच लिस्ट हो गया और अपना जो है ट्रेडिंग रूल्स हो गए, इमोशंस हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। एंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि मार्केट में किस तरीके से एंट्री एग्जिट लें, किस तरीके से टारगेट लगाएं। तो इसमें क्या है कि आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, कि आपको किस टाइप का ट्रेडर बनना है, कि क्योंकि स्ट्रेटजीज तो मार्केट में बहुत सारी हैं, ठीक है। आपके लिए सूटेबल कौन सी स्ट्रेटजी है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल स्ट्रेटजी है बाई ऑन डिप या फिर रिवर्सल। तो बाई ऑन डिप अगर आपको करना है या फिर रिवर्सल पे ध्यान देना है तो आप या तो एसएमसी के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, एसएमसी आईसीटी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर सप्लाई एंड डिमांड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बाई ऑन डिप रिवर्सल ट्रेड, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज करना है या फिर रिवर्सल ट्रेड करना है तो एसएमसी या फिर रिवर्सल, इन दोनों कॉन्सेप्ट पे आप काम कर सकते हो। इसके बाद और एक ट्रेडिंग स्टाइल आता है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव काम करते हैं। तो मैं बेसिकली यही बोलूँगा कि अगर आप ब्रेकआउट्स वगैरह ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना। बट ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के लिए क्या है कि आपको क्या आना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से आना चाहिए। ब्रेकआउट्स पे मैंने अच्छे से एक डिटेल वीडियो बनाया हो, तो वहाँ पे आप आज जाके उसको देख सकते हो। तो टाइम फ्रेम की क्या बात है कि टाइम फ्रेम में आपको सिंपल सा है कि आपको 5 मिनट 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करना होगा। एज ए इंटरडे ट्रेडर अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट से लेके 5 मिनट का यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या हो गया कि ब्रेकआउट हो गया,
एक हो गया रिवर्सल और बाय ऑन डिप हो गया, और दूसरा क्या है, पुल बैक ट्रेडिंग है। तो पुल बैक में क्या है कि अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो पुल बैक आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एंट्री मेथड है, कि प्राइस जब भी अगर आप साइड की ओर मूव कर रहा है एक छोटा सा निगेटिव कैंडल बना के, जैसे उस कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा तो पुल बैक पे आप एंट्री ले सकते हो। तो पुल बैक पे भी मैंने वीडियो बना के डिटेल में डाला है, उसको एक बार देख लोगे। पुल बैक रिटेस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, एंट्री कर सेटअप्स हैं। तो ये एक चीज़ का ध्यान देना, ये सारे जो भी सेटअप्स हैं इन लोगों में एंट्री के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर बाय ऑन डिप अगर आप कर रहे हो या फिर रिवर्सल को प्ले कर रहे हो तो आपको दो कैंडल स्टिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। एक तो रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, एक तो रिजेक्शन कैंडल, उसके बाद इनडिसीजन कैंडल, ठीक है। तो ये दो सेटअप्स हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्री के लिए। ये जो कैंडल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ब्रेकआउट्स पे काम करना है तो ब्रेकआउट्स के लिए क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है रिजेक्शन कैंडल और ये मोमेंटम कैंडल, ठीक है। तो अगर आप एग्रेसिव एंट्री करते हो तो रिजेक्शन कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी है, और नहीं तो अगर आप कंफर्मेशन की बात करें तो ये मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी है किसी भी ब्रेकआउट्स वगैरह पे अगर आप ट्रेड करते हो या ब्रेकडाउन वगैरह पे ट्रेड करते हो। तो पुलबैक्स की बात करें तो पुलबैक में भी क्या है, कि पुलबैक में या तो रिजेक्शन कैंडल या तो मोमेंटम कैंडल, ये दो चीज़ें हैं जिस पे आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो पुलबैक ज़्यादा बेटर है, बट इनिशियल फेज़ में बिगनर्स को स्कैल्पिंग वगैरह अवॉइड करना चाहिए। तो आप क्या करो, रिवर्सल्स पे ज़्यादा फोकस करो और कंटिन्यूएशन बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज पे करो। ब्रेकआउट्स वगैरह में क्या है कि ब्रेकआउट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मेनली अगर मैं बात बोलूँ ऑनेस्टली तो ब्रेकआउट्स हो गया और पुलबैक्स हो गए, ये आपका क्या है कि स्कैल्पिंग वाले मेथड है, एंट्री मेथड है। तो आपके लिए एज ए बिगिनर एंट्री मेथड क्या बेटर होगा, या तो रिवर्सल ट्रेड करो। रिवर्सल के लिए क्या है कि रिवर्सल्स आपको डेली नहीं मिलेंगे, तो आपके पास इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप रिवर्सल सेटअप का वेट कर पाओ। और अगर आपको बाय ऑन डिप की बात करें तो बाय ऑन डिप के लिए भी आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि प्राइस जब भी इंपल्सिव फेज़ में रहे आपको नहीं घुसना है, जब भी करेक्टिव फेज़ में आए तो आपको घुसना है। तो इतना क्लियर होगा कि एंट्री क्राइटेरिया आपके लिए क्या सूटेबल है, आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको जो बेटर लगे वो करो। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एज ए बिगनर आपको रिवर्सल्स और बाय ऑन डिप पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने लगे फिर आप ब्रेकआउट और पुलबैक्स वगैरह पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं ब्रोकर कौन सा चूज़ करें, ठीक है। ब्रोकर की बात आ गई, अब आपको लाइव ट्रेडिंग की ओर जाना है धीरे धीरे। तो ब्रोकर की बात आ गई, तो ब्रोकर कौन सा चूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो बेस्ट ब्रोकर की मैं बात करूं तो मैं इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूं फायर्स एंड धन, ठीक है। धन मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा आपको कि धन आप ओपन कर सकते हो, इसका टर्मिनल भी काफ़ी अच्छा है और ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी काफ़ी इजी है और पे आउट्स वगैरह भी काफ़ी इजीली आपको मिल जाता है। इंस्टेंट पे आउट के भी ऑप्शंस इसमें हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना दे देता हूँ। अगर आप मेरे थ्रू खुलवाते हो तो भी अच्छा है, नहीं तो आप अपना कहीं से ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है तो और भी बेटर है, नहीं तो आप नॉर्मली ऐसे भी खुलवा सकते हो। तो अगर मेरे ये से खुलाओगे तो मैं भी आने वाले टाइम पे कुछ जो भी मेरे लिंक के थ्रू खोलेंगे तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसा बेनिफिट मैं दूंगा, जैसे कि टिप वगैरह तो नहीं रहेगा, लर्निंग के लिए कुछ ऐसा मैं प्रोवाइड करूँ। तो ये इंडियन मार्केट के लिए है। अगर आपको फॉरेक्स में जाना है, अगर आपको थोड़ा सा इंडियन मार्केट जो भी बिगनर है वो सीख चुके हैं ये है, या फिर जो लोग ऑलरेडी जिन लोगों को ट्रेडिंग आती है, अगर वो लोग फॉरेक्स में जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी मैं ब्रोकर सजेशन की मैं बात करूँ तो आप फ़िलहाल जो है एक्सनेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास अकाउंट हो एक्सनेस का तो और भी बेटर है, या फिर आप ऐसे नॉर्मली कहीं से भी खोल सकते हो। और अगर मेरे लिंक के थ्रू खोलते हो तो कल होके मैं जो भी मेरे लिंक के थ्रू खोलेगा उसको मैं कुछ बेनिफिट दूंगा। बेनिफिट में क्या रहेगा, लर्निंग रहेंगे, ठीक है। लर्निंग के लिए कुछ मैं ऐसा प्रोवाइड करूँगा, कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाऊँगा, या फिर क्लासेस वगैरह मैं कभी हफ्ते या महीने में एक बार ले लिया करूँगा। तो ये उन लोगों के लिए रहेगा जो मेरे लिंक के थ्रू खोलेंगे, और नहीं खोलना चाहे कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, नॉर्मली भी कहीं से भी खोल सकते हो। और दूसरा ऑप्शन क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कि आप फंडेड फर्म्स के थ्रू भी जा सकते हो। तो मैं ये सजेशन करूँगा कि फंडेड फर्म सबसे बेटर है, फंडेड फर्म के थ्रू भी आप जा सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, और अपना एक्सपीरियंस के थ्रू भी जा सकते हो, क्योंकि हर एक टाइम पे अलग अलग ब्रोकर रहते हैं जो वो टाइम पे काफ़ी अच्छे चलते हैं। एक टाइम पे टिकमिल काफ़ी अच्छा काम किया, अभी एक्सपीरियंस काम कर चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रोकर का।
तो ब्रोकर के बाद आपका क्या है कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म आपको आना चाहिए। चार्टिंग प्लेटफॉर्म में आपको चार्ट्स वगैरह कहाँ पे देख सकते हो, तो सबसे अच्छा अगर चार्टिंग प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू सबसे अच्छा चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, हर कुछ आपको यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और नहीं तो क्या है कि जैसे कि मैं इंडियन मार्केट में जब काम करता था ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या है कि मैं धन यूज़ करता था। पहले मैं फायर्स यूज़ करता था, उसके बाद मैं धन यूज़ करने लगा। रीज़न क्या है कि अगर आप चार्टिंग और ब्रोकर जो टर्मिनल है, अगर उसमें आपका चार्टिंग प्लेटफॉर्म अच्छा है तो वहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूशन काफ़ी इजी हो जाता है। तो धन वगैरह में क्या है कि आप चार्ट से ही अपना बाई सेल जो भी है कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि आपको ब्रोकर कौन सा होना चाहिए, चार्टिंग प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए। चार्टिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू भी रख सकते हो, या फिर जो भी ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हो। अगर इंडियन मार्केट कर रहे हो तो धन, फायर्स वगैरह बेटर है, और अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो तो ट्रेडिंग व्यू बेटर है, या फिर MT5 हो गया, या सी ट्रेडर्स भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको बेटर लगे वो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको क्या है कि आपको जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा, जो भी आपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, प्राइस एक्शन सीखा, उसको आपको कम से कम 2-3 महीने आपको मार्केट में, लाइव मार्केट में बैठ के केवल चार्ट्स को ऑब्जर्व करना है। और आपको अपने चार्ट पे जो भी बने, जो भी सेटअप्स बने, जो आपका सेटअप है, पुल बैक, ब्रेकआउट, सप्लाई एंड डिमांड, SMC, उसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सारे रूल्स को फॉलो करते हुए उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेटअप बनने से पहले आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, सेटअप बनने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है, उसको रिव्यू करना है कि क्या आपके सारे जो भी आपका एंट्री क्राइटेरिया, आपके रूल्स है, क्या वहाँ पे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो 2-3 महीने आपको इस तरीके से प्राइस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप उसी दौरान आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो, या तो किसी ब्रोकर, एक्सनेस हो गया, या फिर इंडियन मार्केट में तो मे बी आई थिंक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आप कर सकते हो। तो आप नॉर्मली चार्ट पे ही अपना PNL टूल लगा के जो भी है, जिस तरीके से आप अपना पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लग जाए कि आप चीज़ों को समझ रहे हो, उसके बाद क्या करो कि आप जो है 5,000 से लेकर 10,000 का जो एक है, एक छोटा सा अमाउंट लो, और अपने जो भी ब्रोकर को ओपन किया है उस पर आप अपना फंड ऐड करो। फंड ऐड करके काफ़ी छोटी क्वांटिटी से, मान लीजिए आपका 10,000 का अगर आपका अकाउंट है, तो मैक्सिमम आप 250 से 300 का रिस्क लो, ठीक है। 250 से 300 का रिस्क लो। अपना सेशन जो है, सबसे पहले आप अपना सबसे पहले आप सेकेंड हाफ में आओ। इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो, सेकेंड हाफ में आओ, 12 बजे के बाद, 12:30 के बाद आओ, और अपना स्टॉक सिलेक्शन कर लो। आपको 12:30 के बाद जो भी स्टॉक्स मिलेंगे वो क्या है कि आप सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे, या फिर ब्रेकआउट्स वगैरह वाले सेटअप्स वहाँ पे मिलेंगे, SMC वाले भी सेटअप्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो उसमें वहाँ पे काम करो। और नहीं तो अगर आपको दिन में काम करना है, मॉर्निंग में ही, तो मॉर्निंग वाले सेशन तो मैं अवॉइड करने को बोलूँगा बिगनर्स को। बट आप मॉर्निंग में करोगे तो फिर वो डे क्लोजिंग वाली जो स्ट्रैटेजी है स्टॉक सिलेक्शन की, वो वहाँ पे काम आ सकती है, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से आप आओ 12-12:30 बजे के बाद, और 250 से 300 का पर ट्रेड रिस्क रखो, और डेली मैक्स टू मैक्स 2 से 3 ट्रेड लो, ठीक है। मैक्सिमम 3 ट्रेड लो, ठीक है। मैक्सिमम बेटर है कि 2 ही लो, बढ़िया लो। एक ही 2 से एंट्री लो, और क्वालिटी वाला एंट्री लो। और कितने सारे स्टॉक्स होने चाहिए, तो मैक्स टू मैक्स 2 स्टॉक्स होने चाहिए, इतना काफ़ी है इंट्राडे के लिए, ठीक है। जब ये आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि 10,000 से 20,000, 50,000, 1 लाख बना दे। आपका फोकस ये होना चाहिए, ये जो 10,000 है इसको हम 10,500 बनाएं, ठीक है। 10,000 इसको 10,500 बनाएं, 11,000 बनाएं। और ये जो मैं आप बना रहे हो इस पे सस्टेन कैसे करें कि 10,500 है तो 10,500 से 500 पे हम 2-3 दिन सस्टेन कर पाएँ, एक हफ्ते तक सस्टेन कर पाएँ इस प्रॉफिट पे, और इस प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करें। लॉसेस को कैसे कंट्रोल करें, या तो आप ब्रेक ले लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके स्टॉप लॉसेस बार बार हिट हो रहे हैं,
आप ब्रेक ले लीजिए। मे बी वो मार्केट का जो फेज़ हो, आपकी स्ट्रेटजी वहाँ पे ना बनती हो, आपके सेटअप वहाँ पे काम ना करते हो, क्योंकि मार्केट के फेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेटअप और किसी भी स्ट्रेटजी के लिए। अगर मार्केट ट्रेंडी है तो वहाँ पे ब्रेकआउट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टेड है तो वहाँ से मार्केट में रिवर्सल काफ़ी अच्छे से काम करेगा। अगर मार्केट रेंज में है तो वहाँ पे आपको क्या है कि रिवर्सल हो गए और सप्लाई एंड डिमांड काफ़ी परफेक्टली काम करें। तो ये चीज़ का ध्यान दो कि मार्केट के फेजेस में कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ पे लगाना है। आने वाले टाइम पे हम लोग इस पर और भी डिटेल में बात करेंगे। तो ये हो गया छोटे छोटे आपको ट्रेड्स लेने हैं। फिर इसके बाद जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा तो बाकी आप अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हो। बट जब ये छोटे कैपिटल से आप ट्रेड करते रहो तो वो दौरान आपको अपने ट्रेड जो ले रहे हैं उसको आपको लिखना है कि आपने जो ट्रेड लिया है वो क्यों लिया है और किस इंस्ट्रूमेंट में लिया है, आपको वहाँ पे क्या दिखा, क्या वहाँ पे आपके सारे रूल्स, जो भी आपके रूल्स थे ट्रेडिंग के, जो आपके सेटअप के जो भी रूल थे, क्योंकि एंट्री करने के लिए आपके पास एक सेटअप होना चाहिए प्राइस एक्शन एसएमसी बेस किसी भी बेस पे। तो आपको क्या है कि आप जो है ये लिखोगे कि आपने ये सेटअप में एंट्री, ये ट्रेड में एंट्री क्यों ली और आपने ये ट्रेड क्लोज की तो क्योंकि आपको कितना प्रॉफिट मिला, आपने कितना रिस्क लिया, कितना अगर लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, ठीक है। आपको जो लॉस हुआ क्या वो एक्सेप्टेबल था, आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग था, आपको जो प्रॉफिट हुआ क्या वो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग सही था या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से कम था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए ट्रेडर सारी चीज़ें लिख के रखना होगा। अगर आपने कोई इमोशनल गलतियाँ वहाँ पे की तो क्या इमोशंस वहाँ पे आए थे, डर आया था, फोमो आया था, एंट्री लिया तो क्या देख के फोमो में एंट्री तो नहीं ली। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जनरल करना होगा और उसको डेली आपको रिव्यू करना होगा। और ये सारी चीज़ें आप एंट्री लेने से पहले, एंट्री के बीच में, एंट्री के बाद ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जनरल करने के बाद जब आपके ट्रेड्स क्लोज हो जाए तो वो ध्यान देना कि ये जो ट्रेड क्लोज हुआ है उसके बाद आपको किस तरीके की फीलिंग आ रही है। अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा तो आपको एक्साइटमेंट फील होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो आपको काफ़ी गुस्सा आता होगा, आप वहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग करने के लिए उत्सुक होगे। अगर आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिए होगे अपने आरआर इशू से पहले तो आपको रिग्रेट आता होगा, या फिर आपके प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट और भी आपके डायरेक्शन में चला गया होगा तो आपको रिग्रेट आया होगा। तो अगर एक्साइटमेंट में आ रहे हो प्रॉफिट बुक करने के बाद, अपने टारगेट हिट होने के बाद, तो आपको कम से कम अवॉइड करना है वहाँ पे। आप बेटर है कि आप स्क्रीन के पास से हट जाओ, सिस्टम को क्लोज कर लो क्योंकि आपको प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अगर आप अर्ली एग्जिट ले लिए हो तो आप अपने खुद पे काम करो कि आप अर्ली एग्जिट क्यों लिए हो, आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को क्यों नहीं फॉलो किए, क्या प्रॉब्लम आया था, क्या इमोशनल इशू आया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो सबसे पहले वहाँ से क्या है, स्क्रीन के पास से आप हट जाओ, या तो बेटर है कि अपने इमोशन को कंट्रोल करो और वहाँ पे ये चीज़ रिव्यू करो कि क्यों स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट हुए। नहीं हो पा रहा है, स्क्रीन के पास से हट जाओ, थोड़ा सा ब्रेक लो, आधे घंटे 1 घंटे का, फिर ये चीज़ एनालाइज करो कि आपका जो है यहाँ पे क्या इशू आया कहीं। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स के इनिशियल फेज में चांसेस ये होते हैं कि वहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत हो जाती है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, ठीक है। तो रिवेंज ट्रेडिंग से बचने का सबसे बेटर तरीका है कि जब स्टॉप लॉस हटे स्क्रीन के पास से हट जाओ, ठीक है। नहीं तो वहाँ बैठोगे, कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, कुछ ना कुछ करोगे तो वहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होंगे, फिर और भी ड्रॉडाउन देखने को मिल जाएंगे। तो ये था एज ए ट्रेडर, एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड्स वगैरह प्लान करना चाहिए। अब क्या है कि इतना ये क्लियर हो गया रोड मैप। या तो आप कहीं से भी वीडियोस वगैरह आप देख के सीख सकते हो, मेरे चैनल पे भी काफ़ी सारी वीडियोस पड़े हुए हैं, या फिर मैं धीरे धीरे करके एक एक सीरीज़ में डालता जाऊंगा, एक एक पार्ट में डालता जाऊंगा, टेक्निकल से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसको भी आप देख के सीख सकते हो। या फिर जो मैंने रोड मैप बताया है उसको भी फॉलो करके किसी भी यूट्यूबर, किसी भी ट्रेडर को के यूट्यूब चैनल से आप सीख सकते हो, या फिर किसी भी मेंटर से आप हेल्प ले सकते हो, पैड क्लासेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज के लिए, इतना ही है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।